Hello students and welcome to the another video of my YouTube channel BioEasyTip. In this video we are going to discuss about the structure of pollen grain. As you know that in the previous lecture, in the previous video we have discussed about the microspore, how the microspore is going to be formed. So microspore is going to be formed by the meiotic division which is occurred in the microspore mother cell. Now this microspore is further going to be developed and converted into the male gametophyte, and this male gametophyte in case of angiospermic plants is called pollen grain. So let's discuss about the structure of this pollen grain. First of all, let's discuss about the size of pollen grain. एक्चुअली साइज जो होगा पॉलन ग्रेन्स का वो होता है 25 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर. ये वेरिएबल है, चेंज होता रहता है स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है. लेकिन जो रेंज होगी साइज की बेटा ये क्या होगी 25 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है ना. ये डायमीटर है पॉलन ग्रेन का, क्योंकि पॉलन ग्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कैसा होता है, इट इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर. ये कैसा होगा, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना. Now, अब as I told you earlier, what is the shape? अगर शेप की अगर हम बात करेंगे तो कैसा होगा, ये स्फेरिकल होगा, ठीक है. Now, when you're talking about the outermost layer या outermost surface of the pollen grain, it is made up of cell wall. The outermost layer क्या होगी बेटा, cell wall. And in case of pollen grain, this cell wall is double layered. यहां पर क्या होगी, 2 लेयर्स होंगी. वन इज आउटर लेयर एंड द अनदर लेयर व्हिच इज कॉल्ड इनर लेयर. इट इज प्रेजेंट एट द बेनेथ ऑफ द आउटर लेयर एंड दिस इज कॉल्ड इनर लेयर एज आई टोल्ड यू अर्लियर. दिस इज इनर लेयर. आउटर लेयर इज जनरली कॉल्ड एक्साइन. आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे, एक्साइन. एग्जिट बाहर की तरफ, उसी से बना है एक्साइन. नाउ इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन, ठीक है. Now, when you're talking about the exine, अगर हम लोग exine की बात करते हैं, so exine is made up of sporopollenin. exine जो होगी वो किसकी बनी होती है बेटा, sporopollenin. So sporopollenin is very hard substance, ठीक है. ये बहुत ज्यादा हार्ड सबस्टेंस होता है और इसी सबस्टेंस से क्या बनेगी, एक्साइन बनेगी. तो because of the presence of sporopollenin in the exine, this pollen grain is highly resistant to the environmental stress. ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसमें जो environment की बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस होती हैं उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ता है, because of the presence of outer layer, it is called exine, and exine is made up of sporopollenin which is the hardest substance of the whole plant kingdom, ठीक है. Now अगर ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है इसमें, तो हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर हम बात करेंगे तो एसिडिक कंडीशन होगी, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बेस का भी कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा. इसके साथ साथ कोई भी एंजाइम्स का भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दिस लेयर इज रेजिस्टेंट टू द एनी काइंड ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन. और अगर इस पे एंजाइम्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन या बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन भी पॉलन ग्रेन्स का नहीं होगा. क्योंकि अगर माइक्रोब्स किसी भी चीज को डिकम्पोज करते हैं तो क्या करते हैं, दे जनरली रिलीज देयर एंजाइम्स टू डिसइंटीग्रेट द सब्सटेंस ऑफ दैट पार्ट, ठीक है. लेकिन डिसइंटीग्रेशन के लिए एंजाइम्स जो वर्क करते हैं वो वर्क कर ही नहीं पाएंगे पॉलन ग्रेन्स के ऊपर बिकॉज ऑफ द कोटिंग ऑफ स्पोरोपोलेनिन. क्यों, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड हाईली रेसिस्टेंट है, तो इसका डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा. ये सैकड़ों सालों तक पॉलन ग्रेन्स ऐसे ही पड़े रहते हैं जमीन में, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं. तो इसीलिए इनकी बहुत ही ज्यादा टैक्सोनॉमिकल वैल्यू होती है. एक्चुअली इनका जो डिफरेंट पैटर्न इनके सरफेस पे बनता है बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलेनिन, तो इस पैटर्न को देख के हम इसको पहचान सकते हैं कि इसकी स्पीसीज क्या होगी. तो डिफरेंट स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनमें जो आउटर स्ट्रक्चर होगा
जो पैटर्न होगा ऑन द सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो बहुत पुराने जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन पॉलन ग्रेन्स को अगर हम देखें और उनके फॉसिल्स को हम जो है एक्सकवेट करें तो वो पैटर्न हमको देखते हैं और उनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि पहले जो है कौन कौन से प्लांट्स थे या किस तरह के प्लांट्स थे, किस ग्रुप को वो बिलोंग करते थे। तो इसलिए पॉलन ग्रेन्स की टैक्सोनॉमिकल वैल्यू बहुत होती है। ठीक है बेटा। नाउ अब बात हम लोग करते हैं कि स्पोरोपोलन ये है क्या। बेसिकली इट इज ए कैरोटीनॉइड। ये क्या है, इट इज ए कैरोटीनॉइड। ये कैरोटीनॉइड का बना होता है। ठीक है ना, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। नाउ अब इसके बाद अगर आप इस पूरे सरफेस की बात करते हैं, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर एक्चुअली होता है, तो अगर इसके स्फीयर में आप देखो तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं वेयर द एक्साइन इज एब्सेंट, जहां पर एक्साइन क्या होगी, एब्सेंट होगी। और अगर ये एब्सेंट है तो कुछ एपर्चर्स बन जाते हैं, कुछ पोर्स बन जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड दे आर कॉल्ड जर्म पोर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स। तो these germ pores are the specific points on the surface of pollen grains where the sporopollen or exine is absent. ये क्यों होता है? Actually आपको मालूम है एक्साइन बहुत हार्ड सब्सटेंस है, सॉरी वेरी हार्ड लेयर है। तो अब जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा और पॉलन ट्यूब इसके अंदर से निकलेगी तो वो एक्साइन को तो पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह होती हैं जहां से ये जब जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब है वो बाहर निकलती है। तो पॉलन ट्यूब टेंड टू कम आउट थ्रू दीज जर्म पोर्स आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ दीज पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, वेयर द एक्साइन इज एब्सेंट बट दीज जर्म पोर्स आर प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। लेकिन अगर आप मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो इन प्लेस ऑफ जर्म पोर्स सम जर्म फॉरो आर प्रेजेंट। यहां पर क्या होगी, एक क्लफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक दरार जैसी होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, जर्म फॉरो बोलेंगे। और इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा होता है, लाइक दिस, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, एक दरार जैसी होगी। और वहां से क्या होगा, पॉलन ट्यूब टेंड टू कम आउट एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, लेकिन ये जर्म फोर आपको कहां मिलेगी, मोनोकॉट्स में मिलेगी। और जर्म पोर कहां मिलेगा, डाइकॉट में मिलेगा। फंक्शन सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और इन दोनों में ही क्या होगी, एक्साइन इज एब्सेंट। ठीक है बेटा। नाउ अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंटाइन की। तो अब एंटाइन की हम लोगों को अगर बात करनी है तो एंटाइन इज वेरी डेलिकेटेड एंड थिन लेयर and this thin layer present as I told you earlier at the beneath of exine. ठीक है, mainly entine किसकी बनी होगी, entine is made up of cellulose and pectin। ये किसकी बनी होती है, cellulose की और pectin की बनी होगी। ठीक है। now at the beneath of entine cytoplasm is present। अब क्या होगा, cytoplasm present होगा। ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म की बात करने से पहले हम लोग एक पॉइंट एक्साइन का और डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली कुछ एंटेमोफिलस प्लांट्स होते हैं जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, एंटेमोफिली होती है। ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, उनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसमें क्या होती है, उसमें आपको मिलेगी पॉलन किट। क्या मिलेगी, पॉलन किट। तो ये पॉलन किट क्या है, इट इज ए ऑयली लेयर। ये क्या होती है, ऑयली लेयर होती है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एक्साइन। और ये जो ऑयली लेयर है बेसिकली किसकी बनी होगी, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड कैरोटीनॉइड। ये लिपिड और कैरोटीनॉइड की ऑयली लेयर होती है विच इज कॉल्ड पॉलन किट एंड इट इज प्रेजेंट इन दोज pollen grains which are going to be pollinated with the help of insects। ठीक है ना। अब ये क्यों होती है, एक्चुअली एक तो ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को। ठीक है।
और इसके बाद चूंकि ये ऑयली होती है तो ये क्या करती है, ये जो पॉलन ग्रेन का सरफेस है उसको स्टिकी बना देती है। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स इसके कांटेक्ट जैसे ही इंसेक्ट्स इन पॉलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वैसे ही बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑयली लेयर ये पॉलन ग्रेन्स उसके सरफेस से, उसके बॉडी सरफेस से चिपक जाते हैं। तो वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इंसेक्ट्स के साथ ये मूव कर जाते हैं। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये जो ऑयली लेयर है ये इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म ए स्टिकी लेयर अराउंड द पॉलन ग्रेन। ठीक है, एंड हेल्प इन द इंसेक्ट्स पॉलिनेशन। नाउ इसके बाद एक चीज इसका और भी यूज है, ये जो पॉलन किट होती है, जो ऑयली लेयर होती है, ये प्रोटेक्ट करेगी, गोइंग टू प्रोटेक्ट द पॉलन ग्रेन अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। ये जो यूवी रेडिएशन होगा, इस यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करेगी पॉलन ग्रेन को। ठीक है ना। तो ये तीन चीजें, एक तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी, दूसरी बात ये स्टिक हो जाएगी, मतलब पॉलन ग्रेन्स को स्टिक करेगी किससे, इंसेक्ट से, और थर्ड वन दिस पॉलन किट इज गोइंग टू प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स अगेंस्ट द यूवी रेडिएशन। ओके, सो ये तीन चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की। तो एक्चुअली है क्या, इनसाइड द एंटाइन होता क्या है कि देयर द टू डिफरेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन। द लार्जर cell, this is larger cell, and this larger cell is called vegetative cell. Vegetative cell, and this smaller cell is called generative cell. तो बड़ी वाली जो सेल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल बोलेंगे। सॉरी, छोटी वाली जो सेल होगी उसको हम जेनरेटिव सेल बोलेंगे, एंड दिस लार्जर वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। दोनों में ही अपना एक न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस कैसा होगा, ये न्यूक्लियस, इसमें थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस होगा और इसमें स्मॉल न्यूक्लियस होगा। ठीक है ना। ये दोनों ही न्यूक्लियस हैप्लॉइड होंगे इन नेचर। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द साइटोप्लाज्म इज दिस वेजिटेटिव सेल, द साइटोप्लाज्म इज रिच, वेरी रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब बहुत ज्यादा होंगे इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ठीक है। इन अदर हैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द जेनरेटिव सेल, तो इसमें क्या होगा, इसमें न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे। इट इज वेरी हाइलाइन। ये कैसा होगा, ये हाइलाइन होगा, इसमें आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स आर एब्सेंट। न्यूट्रिएंट्स कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे यहाँ पर। ठीक है, जेनरेटिव सेल में। और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, उस न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ स्पिंडल शेप्ड होता है, लाइक दिस, यानी कि किनारे पे थोड़ा सा पतला होगा और बीच में थोड़ा सा मोटा होगा। ठीक है ना, स्पिंडल शेप। ठीक है, छोटा बना देते हैं थोड़ा सा, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का होगा। नाउ सो मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन कंप्राइजेस ऑफ टू सेल्स। मोस्टली 60% जो प्लांट्स स्पीसीज होती हैं इनमें पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होकर के लिबरेट होता है फ्रॉम द एंथर, तो वो टू सेल्ड स्टेज में ही होगा। जब उसका लिबरेशन होगा इन द एनवायरनमेंट तो उसमें कितनी सेल्स होंगी, ओनली टू सेल्ड स्टेज होगी वहां पर। वन इज वेजिटेटिव सेल विच इज लार्जर वन, एंड दिस इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। यहां पर आपको टू सेल्स मिलेंगी। एक्चुअली दिस जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ठीक है ना। मेनली जो जनरेटिव सेल होती है ये तैरती रहती है कहां पर, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो जनरली 60% जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपको टू सेल्ड स्ट्रक्चर ही मिलेगा पॉलन ग्रेन्स का, और ये टू सेल्ड स्ट्रक्चर ही रिलीज होता है फ्रॉम द एंथर। लेकिन जो रिमेनिंग 40% प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होगा, दिस जनरेटिव सेल फर्दर गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू
टू मेल न्यूक्लियाई, एक ये मेल न्यूक्लियाई हो गया और एक ये आपका मेल न्यूक्लियाई हो गया। तो दिस जेनेटिक सेल फर्दर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड एंड प्रोड्यूस टू मेल न्यूक्लियाई। तो अब क्या होगा, हाउ मेनी न्यूक्लियाई एंड सेल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन? 3, वन इज लार्जर वेजिटेटिव सेल एंड टू मेल न्यूक्लियाई। तो 40% में क्या होगा, ये जो लिबरेशन होगा पॉलन ग्रेन्स का, ये 3 सेट स्टेज में होगा। अगर 3 सेट स्टेज में हो रहा है तो कौन कौन सी सेल्स होंगी? वेजिटेटिव सेल, एंड दिस जेनेटिक सेल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 मेल न्यूक्लियाई। So that's why 2 male nuclei plus vegetative cells are going to be present in the pollen grain at the time of liberation, ठीक है ना, at the time of dehiscence, ठीक है, as well as dispersal. Now लेकिन मोस्टली क्या होगा, 2 सेल्ड स्टेज में ही लिबरेशन होगा पॉलन ग्रेन्स का इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, इतनी चीज आपको मालूम करनी है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल चीजें जो थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फिलामेंटस पॉलन ग्रेन की, जनरली फिलामेंटस पॉलन ग्रेन्स आपको मिलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, ठीक है ना। तो अगर हम फिलामेंटस पॉलन ग्रेन की बात करते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग 2500 माइक्रोन का, ठीक है ना, तो ये आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको मिलता है एक एक्वेटिक प्लांट में, और इस एक्वेटिक प्लांट का नाम है जूस्टेरा, ठीक है ना। जूस्टेरा में आपको फिलामेंटस पॉलन ग्रेन मिलेंगे जिनका साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है, लगभग इस तरीके के, ऐसे रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इनका, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये फिलामेंटस होते हैं, ये पानी की जो करंट होता है उस करंट में ये तैरते हुए मेल से फीमेल की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई दे आर फिलामेंटस इन शेप। अगर फिलामेंटस है तो इनका साइज बहुत बड़ा होगा। तो फिलामेंटस पॉलन ग्रेन आपको कहां मिलेंगे? जूस्टेरा में मिलेंगे। इसी के साथ अगर आप लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन की बात करते हैं, लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन, तो लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन आपको मिलता है किसमें? आपको मिलेगा मिराबिलिस में। किसमें मिलेगा? मिराबिलिस। और इसी के साथ स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करते हैं तो आपको मिलेगा ये मायोसोटिस में, मायोसोटिस। तो मायोसोटिस में स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन मिलेगा और मिराबिलिस में आपको क्या मिलेगा? लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन मिलेगा, ठीक है। अब एक पॉइंट हम लोगों को और डिस्कस करना है एक्चुअली, कि कुछ ऐसे भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, कुछ स्पीसीज के, जो जब इन्वायरमेंट में, ओपन इन्वायरमेंट में आते हैं और हम लोग उसको इनहेल करते हैं तो ये एलर्जी देते हैं इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि ये हमारी ब्रीदिंग के साथ जो है क्या होंगे, अंदर चले जाएंगे हमारे नजल ट्रैक के थ्रू, और क्या करेंगे, सम काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस को वो मैनिफेस्ट करते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शंस भी देंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको एग्जांपल जो याद करना पड़ेगा वो याद करना पड़ेगा कैरेट ग्रास, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पार्थेनियम। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर गोइंग टू लिबरेट, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट एंड लिबरेट इनटू द एनवायरनमेंट, एंड व्हेन कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ द our respiratory epithelium, they tend to produce some kind of allergic reaction, ठीक है। and these chronic respiratory disorders are going to be produced, and these chronic disorders are going to manifest some kind of serious allergic diseases, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करेंगे कैरेट ग्रास और पार्थेनियम के पॉलन ग्रेन्स की, तो ये क्या करते हैं, कुछ एलर्जिक डिजीजेस देते हैं इन अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक आपको ये एग्जांपल याद रखना है। सेकंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक्चुअली जब हम पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं तो पॉलन ग्रेन्स आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिलेगा, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा। तो अगर इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं
तो दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। इनको हम फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब अगर फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में हमको यूज करना है तो बहुत सारे पॉलन प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो पॉलन ग्रेन्स के बने हुए हैं, तो वो पॉलन प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिरप। और ये टैबलेट और सिरप किसके बने हुए हैं, एक्चुअली इनमें क्या है, पॉलन ग्रेन्स का कंटेंट है लार्ज अमाउंट में। और अगर पॉलन ग्रेन्स का कंटेंट होगा तो ये जो टैबलेट्स होंगे, ये जो सिरप्स होंगे, ये भी क्या होंगे, दे आर आल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बहुत सारे एथलीट्स जो होते हैं या वो हॉर्सेस जो किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको क्या किया जाता है, ये फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं टू बूस्ट देयर एनर्जी, ठीक है, उनकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। इतनी ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए पॉलन ग्रेन्स के रिगार्डिंग में, वो चीज है वायबिलिटी। एक्चुअली अगर हम वायबिलिटी की बात करते हैं तो मान लीजिए पॉलन ग्रेन जब लिबरेट हुआ, आफ्टर द लिबरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, और स्टिग्मा पर इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब टेंड टू कम आउट थ्रू द जर्म पोर्स एंड एंटर इनटू द ओव्यूल एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी अकर। लेकिन ये सारी चीजें होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन शुड बी वायबल। कहीं इतनी देर ना हो जाए पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा, सॉरी, कहीं इतनी देर ना हो जाए पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के सरफेस पर पहुंचते पहुंचते कि वो डेड हो जाए। अगर ये पॉलन ग्रेन डेड हो जाएगा, इसकी वायबिलिटी लूज हो जाएगी, तो फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जनरली कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिनकी वायबिलिटी जो होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है, जो वायबिलिटी पीरियड होता है बहुत शॉर्ट होता है, लगभग 30 मिनट्स का होता है। तो इनमें मेनली आपको सिरल्स मिलेंगे, और सिरल्स में आपको एक तो वीट की अगर आप बात कर लें, आप राइस की बात कर लें, तो वीट, राइस दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो वायबिलिटी होती है, अगर हम वायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये वायबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। और कितनी शॉर्ट होती है, केवल 30 मिनट्स की आपको मिलेगी। अगर 30 मिनट में ये अपने सही जगह पर पहुंच गए तो फिर जर्मिनेट होंगे, वरना ये डेड हो जाएंगे, इनकी वायबिलिटी लूज हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट when they are going to reach on the surface of stigma of the appropriate flower, then they would not be able to germinate, ठीक है ना। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिनमें क्या होगा, जिनकी वायबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, इनकी तो शॉर्ट होती है। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वायबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, ये वायबल रहते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड। और उनमें आपको तीन याद करनी है आपको फैमिलीज के नाम। उन फैमिलीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, रोज़ेसी फैमिली। रोज़ेसी रोज की फैमिली है। गुलाब की अगर हम बात करते हैं तो एक तो रोज़ेसी फैमिली के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उनकी वायबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। इसके बाद लेग्यूमिनोसी, अगर आप लेग्यूमिनोसी फैमिली की बात करते हैं तो लेग्यूमिनोसी में बहुत सारे लेग्यूम प्लांट्स आते हैं ना, जैसे कि बीन की अगर हम बात कर लें, पी की बात कर लें, ठीक है ना। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं इनके पॉलन ग्रेन्स में भी क्या होगा, वायबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। एंड इसके बाद सोलेनेसी फैमिली, अगर हम सोलेनेसी फैमिली की बात करते हैं जिसमें सोलेनम निग्रम आता है, ठीक है ना, या पोटैटो की बात कर लें, बहुत सारे वेजिटेबल्स चाहे ब्रिंजल की अगर हम बात कर लें, टोमेटो की बात कर लें, तो ये जितने भी सब्जियां हैं ये सब सोलेनेसी में आती हैं और इनके पॉलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हाई वायबिलिटी रोज़ेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी, ठीक है ना। और यहां पर जो लो वायबिलिटी होगी वो आपको व्हीट एंड राइस में मिलेगी। देखो हाई वायबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर ये याद करनी, मान लीजिए फैमिलीज आपको याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो यहां पे रोज है, यहां पे लेग्यूमिनोसी का लेग ले लीजिए और यहां पे सोलेनेसी की सोल ले लीजिए, आत्मा ले लीजिए, और एक वर्ड बना लीजिए आप कि रोज जो गुलाब की आत्मा है वो उसके कहां होती है, पैर में होती है। भाई हमारे लिए क्या कहा जाता है कि हमारी जो सोल होती है, हमारी जो आत्मा होती है वो कहां होती है, हमारे थोरैसिक
यानी चेस्ट रीजन में होगी आत्मा, ठीक है ना। लेकिन गुलाब की आत्मा कहाँ होगी, उसके पैर में। तो गुलाब यानी रोज, आत्मा यानी सोल, यानी सोलेनेसी हो गया, और पैर यानी लेग, लेग यानी लेग्यूमिनोसी। तो ये तीन चीजें आपको याद हो जाएंगी। एक शॉर्ट बड़ी फनी सी ट्रिक है, तो मैंने कहा आपको बता दूं। सो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain as well as different aspects of the pollen grain.